हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ईबीएस पेडागोजी और आपकी एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, मैं लगभग आपको 250 प्रश्नों से 280 प्रश्न के लगभग कराऊंगा। इसी में ही आपकी जो है ईवीएस कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अगर इस सीरीज़ से रेगुलर जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 30 में से 30 पूरा आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए, जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से हमने पुरानी वीडियो आपकी जो है आपने देखी हैं, बिल्कुल कंटेंट यहाँ पर आपको छांट कर लाया जाता है, जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या है, रामबाण है। ठीक है, इसी आधार पर मैंने क्या है एक सीरीज़ ये आपकी स्टार्ट करी है ईवीएस पेडागोजी नाम से। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं आपका पार्ट 1। देखिए, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, लगभग 280 प्रश्न हैं और मैं इनको जो है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि कौन जीवीय कारक नहीं है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या प्रस्तर? मैं बता दूं, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, क्या होता है? पत्थर। जंतु आप जानते हैं, पेड़ पौधे जानते हैं, सूक्ष्म जानते हैं। तो जीवीय कारक नहीं है मतलब जो श्वास नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि सूक्ष्म जीव भी श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे भी, जंतु भी, लेकिन प्रस्तर मतलब पत्थर श्वास नहीं लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे। समझ समझते हुए चलना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप अगर आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो बताएंगे क्या है। देखिए, मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। अब यहाँ कह रहा है पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इसमें पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल जो है पर्यावरण का घटक नहीं है। जलमंडल, वायुमंडल और मानव, ठीक है, ये सभी क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन हम जब करते हैं तो उनके ये घटक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। अगर पेन पेपर अपने पास रख सकते हैं तो नोट करते हुए चलेंगे। मैं बता चलूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है, आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी चीज़ जो है आपके पर्यावरण के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, चलिए, तो अगले हम क्वेश्चन की देखिए चर्चा करेंगे। देखिए कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आप बताने वाले हैं, इनमें आप सभी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? सही सभी लगाने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण। ठीक है, वनों की कटाई भी होती है उसमें और शिकार भी करा जाता है। देखिए, निर्माण कार्य मतलब बनाना भी है, बिगाड़ना भी है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लगाने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके ऑप्शन जो है ये सभी वाले होते हैं, लेकिन आप उस स्थिति में ये सभी या उपरोक्त सभी वाला लगाएंगे जब आपको पूर्ण रूप से आपको नहीं पता है कि इसका आंसर पता ही नहीं है हमें। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जल वायवीय कारक या ये सभी। तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की यहाँ पर बात कर रहा है तो देखिए इसमें जीव आते हैं, आपके भू आकृतिक कारक भी आते हैं, जलवायु कारक भी आते हैं, तो ये सभी आप लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन अगले की हम चर्चा करें कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति
निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती। देखिए यहाँ पर नहीं वाला मैं आपको बता दूँ, नहीं वाले के नीचे आप या तो सर्कल बना सकते हैं या कोई भी एक निशान बना सकते हैं, जिससे कि आपको नहीं वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जो हमारे साथी हैं वो नहीं को जल्दीबाजी में नहीं देखते और जो है गलत कराते हैं, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती, ठीक है, समर्थन नहीं करती है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाने होगा, मैं दिखा देता हूँ, पर्याप्त स्थान मिले, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है, देखिए मैं इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड भी बताता हुआ चलूँगा, आपको आंसर कैसे सही करना, आपको आंसर भी अगर नहीं आता है तो आप आंसर कैसे सही करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये बिल्कुल आपका सही वाला है। बच्चों को प्रश्न पूछें, ये भी सही है, और बच्चों को करके सीखने के अवसर, ये देखिए बिल्कुल ही पॉजिटिव टैग वर्ड हैं तीनों। कभी यहाँ पर जो है इसमें नहीं होता कि जो यहाँ पर दे रखा है कि समर्थन नहीं करती है, यहाँ पर होता समर्थन करती है, तब आपको इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन लगाना था। क्या है, इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन लगाना था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है नेगेटिव, ठीक है, नहीं करती है। तो आप बताएंगे बच्चे कम गलतियाँ करें, क्योंकि बच्चे देखिए एक तरीके से हो गया कि बच्चों को प्रेशर देना कि कम गलतियाँ करें, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है करके सीखता है, मतलब गलतियाँ करेगा तब बार बार जो है उसमें जो है सुधार आने लगेगा, ठीक। तो बच्चे कम गलतियाँ करें, ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है देखिए, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन डी हमारा है कि जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तो बिल्कुल जैसे कि आपको ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही करने वाले हैं। और सही देखिए, सही वाला ये इसमें देखिए क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे, नहीं वाला पूछ रखा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए ये वाला आपका सही वाला है, और ये वाला आपका सही वाला है, ये वाला आपका सही वाला है, ठीक है। ये तीनों ही आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रखा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए बोझ डालना ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा, बोझ डालना आपका क्या माना जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में बता दूँ, पॉजिटिव इसमें कह रहा है उत्सुकता जगाना, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। ये देखिए क्रियाओं, ये कह रहा है खोजने की क्रियाओं को, देखिए यहाँ पर खोजने की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इसके जीवन जो है पर्यावरण के मूल्यों को आत्मसात, मतलब उस चीज़ के बारे में समझना, ठीक है, ये भी आपका इसमें पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव पूछा था तो ऑप्शन हमने सी लगाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव वाला पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, तो बिल्कुल बताएंगे बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है तो ये आप समझ लेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ कि विद्यालय में, ये वाला ऑप्शन जो में है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, और यही आपका जो है आंसर सही है, ठीक है। दोबारा समझेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य, ठीक है। तो यही होता है कि बच्चे को कक्षा के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी जोड़कर क्या है पढ़ाना, जिससे कि बच्चा जो है आसानी से सीखने लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे। एकीकृत है, उप विषय है, समन्वित है या वैकल्पिक है, बिल्कुल बताएंगे। देखिए बिहार राज्य की बात कर रहा है, इसमें कक्षा 5 के जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है वो कैसा विषय है इसमें बताना है हमें, तो आप बताएंगे कैसा है, आपका एकीकृत विषय है। क्या है आपका एकीकृत विषय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें
कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे। पर्यावरण की परिभाषा से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपकी कि पर्यावरण मतलब परिधन आवरण, मतलब संधि विच्छेद हम करें हैं, परिधन आवरण मतलब जो हमारे चारों ओर हमें जो है घेरते हैं। तो यही आपको बताया है। तो ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में। जो चीज़ें हमें चारों ओर से घेरती हैं या चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं, वही हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, वातावरण पर्यावरण बात वही है। ठीक है, जो हमारे चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, वो सभी आपका क्या है, पर्यावरण के तरह आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो बताएंगे। देखिए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अब मैं कह दूंगा कि यही ऑप्शन आपका सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए यहाँ रटने की बात कर रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया था, वो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। और दूसरा ऑप्शन था हमारा पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। देखिए, जैसे जैसे मैं आपको समझाता चलूँगा, आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आंसर देखते हुए ही आप जो है आंसर लगा देंगे कि यही आंसर होने वाला है पक्का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बिल्कुल यही तीनों आपके सही वाले हैं, लेकिन उसमें पूछ रखा है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, खोजने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जीवन इसके कौशलों का विकास कर रहे हैं। ठीक है, उसमें परिवेश के प्रति जागरूक संवेदनशीलता जो है कर रहे हैं। तो इसमें तीनों ही ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाला था, तो इसलिए हमें क्या करनी है, पढ़ा हमारा पहला वाला। ठीक है, रटकर याद करना, ये निगेटिव है, कहीं भी आपको यहाँ देखने को मिल जाए तो आप नहीं वाले पे जो है लगाने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन हमारा ए है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी हमारा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी हमारा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी हमारा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं, मैं क्वेश्चन दिखा दूं दोबारा आपको। देखिए, छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसमें कह रखा था कि अंतः विषयों की प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं डी। कौन सा लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करें कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ठीक है, यहाँ सही वाले की यहाँ बात कर रहा है, तो बताएंगे यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप सही वाला लगाने वाले हैं। तो ऑप्शन ए ही आपको देखने को मिल रहा है कि यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जहाँ पर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की बात कहेगा, वो आंसर आपका सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की देखिए बात करें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ये पॉइंट वाला है, जो कि आपका पूछा जाता है बार बार कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या आपका होना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसमें सही वाला पूछ रखा है, तो अगर नहीं वाला होता तो हमने जो जो नहीं वाले थे वो लगाने थे,
इसमें लेकिन सही वाला था तो वो हमें सही वाले ही लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट है कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल आपको पॉइंट देखकर पता चल गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, रट के सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि प्रोत्साहित जो है रटने के जो है नहीं करना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि रटन प्रणाली को जो है उसमें नहीं माना जाएगा, नेगेटिव माना गया है, ठीक है। बच्चों को प्रश्न करने खोजने, देखिए मैंने बताया था ये भी आपका सही वाला है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, देखिए चौथे पॉइंट में कह रहा है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये आपका नहीं वाला है। और यहाँ कह रहा है देखिए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। कुछ हद तक ये है सही भी है और गलत भी है, ठीक है। तो इसमें आप लगाने वाले हैं दोनों पॉइंट, दूसरा और तीसरा, जो कि आपके ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी बात। देखिए यहाँ व्याख्यानों को दूर रखा जाने की बात कर रहा है, तो ये नहीं मतलब गलत क्यों माना गया है, क्योंकि टीचर किसी भी चर्चा, देखिए किसी विषय पर चर्चा कर रहा है, बता रहा है, व्याख्यान कर रहा है, तो उस स्थिति में जो है ये सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना एक उद्देश्य है, ठीक है। तो बताइए देखिए कौन सा प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा इसमें, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। आप दोबारा समझेंगे, इसमें कह रहा है पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता के बारे में, तो जो कि अपने मनोभावों से होता है तो वो बिल्कुल आपका भावात्मक क्षेत्र का माना जाएगा, ठीक है। स्वच्छता और शुद्धता ये सभी आपके भावात्मक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब इसमें भी नहीं वाला पूछ रखा है, तो बिल्कुल समझेंगे। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए इसमें जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके ये वाले, ये सभी सही वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका नहीं पूछ रखा था, तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं सी, कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। केवल ये देखिए कविताओं कहानियों को इसलिए शामिल नहीं कराया जाता है कि केवल बच्चों को आनंद और मजा दिलाया जाए, ना कि उसे जो है इसलिए कराया जाता है कि बच्चा उसमें जो है किसी भी विषय वस्तु में रुचि ले सके, ठीक है, और उसका जो है विकास बढ़े, ठीक है। ये कह रहा है नित्य एक रस वस्तु को बदलाव, देखिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ना कि एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। जैसा कि हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था, इसमें भी नहीं वाला है, तो इसमें नहीं वाला ही देखेंगे हम। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये आपका सही माना जाएगा। बी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी आपका सही माना जाएगा, लेकिन हमें नहीं वाला पूछा का है, तो ये भी आप देखते चलेंगे। बच्चे को मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यही आपका नेगेटिव है और यही आपका सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा है उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चौथा भी पढ़ देते हैं, देखिए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये देखिए तीनों ही सही वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव था, तो ऑप्शन सी आप लगाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मस्तिष्क को भ्रमित करना, जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये ऑप्शन डी आपका है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, यहाँ पर कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सही वाला पूछ रखा है, तो ऑप्शन आप डी लगाएंगे, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कविता कहानियों का प्रयोग करना, तो सृजनात्मक माध्यम वही होता है कि लिखित रूप से या मौखिक रूप से या फिर आपका श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा जो है बच्चों को कह शिक्षण कार्य कराना, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जा रहा है, ठीक है, कि बच्चे जो है उसको सृजनात्मक माध्यम जो है उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो यही इससे संबंधित है। और तीनों ये देखिए ना कि आप कह रहा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये नेगेटिव माना जाएगा, संतुष्ट करना अभिभावकों को नहीं माना जाएगा, केवल व्यवसाय के लिए थोड़ी पढ़ाया जाता है, तो ये तीनों ही आपके गलत माने जाएंगे।
क्वेश्चन में हमारा सही पूछा था, तो ऑप्शन आप डी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देखिए अगले क्लास में, क्लास नंबर 2 में। ये क्लास मैंने फर्स्ट कराई है, एक कराई है, ठीक है। तो जितने भी साथी जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आती है, ठीक है। और ये हमने देखिए सीरीज स्टार्ट कर दिया, आज भाग इसका पहला है, ठीक है। इसी तरीके से हम करने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी, ऐसी क्लास आप और देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो एक बार लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट में अब की बार बेहतर स्कोर आप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कंटेंट के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ और जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।